डियर स्टूडेंट, आज हम कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग का 8th चैप्टर डिस्कस करेंगे, टैक्स प्लानिंग विथ रेफरेंस टू रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन। तो इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन एक इनकम है बिजनेस हाउस के लिए, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस से कोई पैसा रिसीव करते हैं तो यह हमारा कैश इनफ्लो रहता है, हमारे बिजनेस में कैश आता है तो हम इसको इनकम मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इनकम टैक्स एक्ट में इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन को कैसे ट्रीट किया जाता है। Insurance is a tool for getting compensated against certain losses arising on account of destruction of damage of assets और property। asset और property के अगेंस्ट में अगर हमने कोई इंश्योरेंस किया है तो सर्टन लॉसेस के चलते अगर हमारी एसेट डैमेज हो जाता है या डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से एक कॉम्पेंसेटेड अमाउंट मिलता है। ठीक है, ए बिजनेस हाउस टेक इंश्योरेंस पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। बिजनेस हाउस जो है, जो इंश्योरेंस करती है, खास इन 4 चीज़ के लिए इंश्योरेंस करती है। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट में आ गया आपका स्टॉक इन ट्रेड। बिजनेस में रोज़ाना जो हम स्टॉक यूज़ करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिक्स्ड फिनिश्ड गुड्स, ये सारे आपके स्टॉक हो गए। तो ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स ये हो गए, आपकी वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ऐसे डैमेज भी हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, आपके स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में आग लग सकता है। तो इससे चीज़ों से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, इन सारी चीज़ों का पॉलिसी बनाती है, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई एक्टिविटीज़ हो, ऐसा कोई डैमेज डिस्ट्रक्शन हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें एक कॉम्पेंसेशन अमाउंट मिल सकता है। सेकंड जो है आपकी फिक्स्ड एसेट है। बिजनेस हाउस में आपके कई सारे ऐसे फिक्स्ड एसेट यूज होते हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही इम्पोर्टेंस रहते हैं, जिनका लॉस हो जाने पर बिजनेस को काफ़ी हद तक बहुत लॉस हो जाएगा। तो इसी चीज़ों से भी बचने के लिए कंपनीज और बिजनेस हाउस इंश्योरेंस करती है। थर्ड में हो गया लॉस ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। ये होता है जैसे प्लांट और मशीन के डैमेज हो जाने से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, लेकिन जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो होते रहता है। जैसे मशीन ख़राब है, मशीन डैमेज है, लेकिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी पेड करना पड़ेगा, घर का रेंट पेड करना पड़ेगा, जो लाइटिंग बिल वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे कई सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये सारे आपके लिए लॉस हैं। ठीक है, इनसे भी बचने के लिए भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकते हैं। फोर्थ में आ गया आपका की मैन इंश्योरेंस। की मैन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत ही खास एम्प्लॉइज हैं, जिनके जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हाई वैल्यू रखते हैं। अगर उनका डेथ हो जाता है या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर जाते हैं तो इससे कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी हद तक लॉस हो सकता है। तो उससे भी बचने के लिए कंपनी इंश्योरेंस करती है, जिनको हम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। तो नॉर्मली जो कॉरपोरेट हैं, जो कंपनीज हैं, वो 4 तरह के इंश्योरेंस करती हैं। एक स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर, एक फिक्स्ड एसेट के ऊपर, एक लॉस ऑन रेवेन्यू प्रॉफिट के ऊपर, और एक हो गया एम्प्लॉयज़ के ऊपर। ठीक है, 4 तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं। अब ये है कि हमारा टॉपिक है जो इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट जो हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है, उनके कैसे ट्रीटमेंट करें। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी किया है स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर, ठीक है, और उनके डैमेज हो जाने पर आपको इंश्योरेंस कंपनी से अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट रिसीव होती है तो आप उसको बिजनेस इनकम ट्रीट करते हो और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करते हो। सिंपल। अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस किया हुआ है स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर, ठीक है, और आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट मिलती है तो वो आपका बिजनेस इनकम होगा और आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे नोट करोगे। ठीक है, और आप इसे बिजनेस इनकम प्रॉफिट ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड पे आप उसे नोट करोगे। ठीक है, तो सेकंड आपका हो गया इंश्योरेंस कंपनसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ
फिक्स्ड असेट विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब मैंने जैसे बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम है, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, फिक्स्ड असेट तो पक्का उनके बिजनेस में होगा ही होगा। जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ऐसे कई सारे फिक्स्ड असेट रहते हैं। अगर उनके डैमेज हो जाते हैं या उनको डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं तो बिजनेस को बहुत ही लॉस होता है। और इससे बचने के लिए कंपनीज क्या करती है, इंश्योरेंस करती है। तो अभी इंश्योरेंस करेगी तो अगर कल को डैमेज हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा। अब देखना है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट हमें रिसीव होता है तो कौन से इनकम के हेड में जाएगा, या ऐसा हमें इनकम मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर हम इसको इनकम मानेंगे तो कौन सी हेड में जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा, बिजनेस इनकम में जाएगा, कौन सी हेड में जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा कि जो हम असेट बिजनेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो असेट क्या कैपिटल एसेट है। अब हर असेट जैसे देखा जाए तो जो भी हम नॉर्मल सेंस में अगर बोलेंगे तो हर एक फिक्स्ड असेट कैपिटल असेट होता है, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स के एक्ट के अनुसार हर फिक्स्ड असेट कैपिटल असेट नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट कैपिटल असेट के लिए उसमें आपका अलग से कंडीशंस हैं। आपको देखना पड़ेगा जो फिक्स्ड असेट का आपने इंश्योरेंस किया है, क्या वो फिक्स्ड असेट कैपिटल असेट है। अगर वो असेट आपका कैपिटल असेट नहीं है तो उस असेट के ऊपर अगर इंश्योरेंस किया गया है और आपको कोई इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट रिसीव होती है तो उसको हम कैपिटल गेन नहीं कह सकते, वो आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा इनकम से। उसको हम कोई भी इनकम नहीं कहेंगे, ना ही उसको बिजनेस इनकम तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो फिक्स्ड असेट है। और सेकेंड में वो कैपिटल इनकम भी नहीं हो पाया तो वो एग्जेम्प्टेड हो गया, ठीक है। अब सेकेंड एसेट हो गया, अगर मान लो वो कैपिटल एसेट है, ठीक है। अब हम आते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी बिजनेस में ऐसा कोई फिक्स्ड एसेट है और वो कैपिटल एसेट है। अब वो देखना पड़ेगा क्या वो इंश्योरेंस में है या इंश्योरेंस में नहीं है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर फिक्स्ड एसेट को इंश्योरेंस किए होगे। आपने मान लो ऐसा कोई फिक्स्ड एसेट है जिनका आपने इंश्योरेंस नहीं किया है तो वहाँ से आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट रिसीव नहीं होगा। अब अगर ऐसे केसेस में अगर आपका इंश्योरेंस कवरेज नहीं हो रहा है और आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या बात करेंगे, उसमें कोई डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है वो। मेरी बात समझ में आ रहा है। अगर हमारा कोई ऐसा असेट है जो इंश्योरेंस, हमने उसका इंश्योरेंस कवरेज नहीं किया है, हमने उसका कोई इंश्योरेंस किया ही नहीं है, तो हमें इंश्योरेंस कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर हमें इंश्योरेंस कंपनसेशन नहीं मिलेगा फिर किस बात की डिस्कशन है, क्योंकि हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना इंश्योरेंस कंपनसेशन की। तो हम यहाँ पे बात करेंगे उन फिक्स्ड एसेट का जो कैपिटल है और इंश्योरेंस किया गया है उनका, ठीक है ना। हम उन फिक्स एसेट की बात करेंगे जो कैपिटल एसेट है और वो इंश्योरेंस कवरेज में आते हैं। तो वो तरह के जो फिक्स्ड एसेट है हम उनके एसेट की बात करेंगे। अगर हम वैसे एसेट की बात करेंगे तो वैसे तरह का जो एसेट हो गया, अगर उससे अगर हमारी कोई इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट रिसीव होती है तो हम उसको कैपिटल गेन कहेंगे और हम अपनी इनकम में उसको इंक्लूड करेंगे एज ए कैपिटल गेन। मेरी बात समझ में आ रहा है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ तक हमने अभी तक क्या नोट किया, अगर हमारा फिक्स्ड एसेट कैपिटल एसेट नहीं है तो हम इससे मिलने वाले जो भी हमारा इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट होगा वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो कैपिटल एसेट है तो हमें देखना पड़ेगा क्या वो इंश्योरेंस कवरेज में है। अगर वो इंश्योरेंस कवर में है तब हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगर इंश्योरेंस कवरेज में वो है, अगर हमें वहाँ से कोई इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट रिसीव होती है तो हम इसे कैपिटल गेन कहेंगे। अब बात आता है कि सर ये जो कैपिटल गेन है क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो इसको देखने के लिए हम अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं जहाँ पर हम ये बात का डिस्कशन करेंगे कि ये जो कैपिटल गेन है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। वो है आपका, अगर आपका कोई फिक्स्ड एसेट है और वो कैपिटल एसेट है और वो इंश्योरेंस कवरेज में आता है
और उससे अगर आपका वो एसेट डैमेज हो जाता है और आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट रिसीव होती है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(1)(a, ठीक है, ये देखिए ये जो सेक्शन है आपका, ठीक है, अंडर सेक्शन 45(1)(a, इसी के अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ये आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। क्लियर। अगर आपका कोई फिक्स्ड एसेट कैपिटल एसेट है, साथ में वो इंश्योरेंस में भी कवरेज है, अगर वो डैमेज हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट आपको रिसीव होती है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(1)(a हम उसको कैपिटल गेन कहेंगे। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो बाद में डिस्कस करेंगे, उसको हम कैपिटल गेन कहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू सेटिस्फिकेशन, देखो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू सेटिस्फिकेशन ऑफ फॉलोइंग 2 कंडीशन, 2 कंडीशन लेकिन एक्टिवेट यहाँ पर है, ये सेक्शन 45(1)(a लागू होगा। अगर ये 2 कंडीशन उसके साथ अटैच होंगे तब हम उसको कैपिटल गेन कहेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो शॉर्ट टर्म है या वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। पहला कंडीशन है आपका कंपेंसेशन इज रिसीव्ड बिकॉज ऑफ डैमेज। पहले तो गुड पे इसीलिए कंपेंसेशन रिसीव हो रहा है क्योंकि गुड डैमेज है, इंश्योरेंस कंपनी और किसी वजह से आपको कंपेंसेशन अमाउंट दे रहा है, लेकिन आपकी जो फिक्स एसेट है वो डैमेज नहीं है, तो आप सेक्शन 45(1)(a एक्टिवेट नहीं कर सकते, ठीक है, आप वहाँ पे उसको कैपिटल गेन नहीं कह सकते, ठीक है, वो कुछ और हो जाएगा, वो इस सेक्शन में या इस टॉपिक में वो कवर नहीं होगा, ठीक है। तो पहले वो जो कंपेंसेशन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है वो ड्यू टू डैमेज होना चाहिए, जो फिक्स एसेट आपका डैमेज होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट में लिखा द डैमेज और डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस, ये जो नीचे दिया है फ्लोर्स, टाइफन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, हरिकेन, ये सारे जो चीज़ें हैं इसके वजह से आपकी डैमेज होना चाहिए। अगर आपकी गुड्स इन्हीं सारे कारण, इन्हीं सारे कर्ज से बाहर ऐसा कोई स्कोप है कि ये सारे रीज़न नहीं है, कुछ दूसरे रीज़न में ऐसा कोई रीज़न यहाँ पे नहीं लिखा है, कोई दूसरे रीज़न से चलते आपकी गुड्स डैमेज हो गए हैं, तो आप सेक्शन 45(1)(a लागू नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका लिखेंगे रोड एक्सीडेंट, देखो यहाँ पे कहीं पे रोड एक्सीडेंट लिखा है, नहीं लिखा है, रोड एक्सीडेंट नहीं लिखा है, तो आप रोड एक्सीडेंट का डैमेज का रीज़न नहीं कह सकते, जो यहाँ पे लिखा है उसी का आप रीज़न हो सकता है। एक्सीडेंट फॉर एक्सीडेंटल फायर एक्सप्लोजन हो गया, एक्शन बाय एनिमी हो गया, ठीक है, ये सारे रीज़न होना चाहिए। एक्शन बाय एनिमी का मतलब होता है जैसे ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है, आपके बिजनेस, आपके एसेट के ऊपर कोई बॉम्ब आके गिर गया तो आपकी पूरा फैक्ट्री जल गया, ऐसा हो सकता है, तो ये सारे रीज़न हो सकता है, ठीक है। ये सारे रीज़न की वजह से अगर आपके फिक्स एसेट डैमेज हुए हैं और आपको कोई कंपनसेशन अमाउंट रिसीव हुआ है, तब जाके आप सेक्शन 45(1)(a एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे नीचे लिखा है सेक्शन 45(1)(a प्रोवाइड डिफरेंट ट्रीटमेंट। अगर ये सारे वजह होंगे, ये सारे रीज़न है आपकी एसेट का डैमेज का, ठीक है, तब आप सेक्शन 45(1)(a लागू करोगे। फिर सेक्शन 45(1)(a क्या कह रहा है, सेक्शन 45(1)(a प्रोवाइड डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन विथ वेरियस केसेस। अब सेक्शन 45(1)(a आपकी कैपिटल गेन कैलकुलेशन करने का एक केसेस तैयार किया है। जैसे केस 1 में क्या कहा है, ट्रीटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। अच्छा, यहाँ पे देखो जो सेक्शन 45(1)(a है उन्होंने आपकी जो फिक्स एसेट है, जो आपकी कैपिटल एसेट है, ठीक है, तो जो फिक्स एसेट कैपिटल एसेट हैं उसको उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक एसेट जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, दूसरा एसेट जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया है। जिन एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया है हम उनको कहते हैं नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, ठीक है। और ऐसे एसेट जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है तो हम उनको कहेंगे डेप्रिसिएबल एसेट, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। आपके ऐसे एसेट हैं, ऐसे फिक्स्ड एसेट हैं जो कैपिटल एसेट हैं, जो इनका इंश्योरेंस किया गया है, जो सेक्शन 45(1)(a में आते हैं और इनका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है, उस केस में हम क्या करेंगे। सिंपल बात है,
In such case, any profit or gain arising from receipt of such compensation shall be treated as long-term capital gain और short-term capital gain। इसमें से आने वाले कोई भी इनकम, अगर आपकी कोई ऐसा इनकम हो गया तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कह सकते हो या आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कह सकते हो। सर ये कैसे हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? सिंपल है, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा था किस कहाँ पे शॉर्ट टर्म होता है, कहाँ पे लॉन्ग टर्म एप्लीकेबल होता है। 36 का ड्यूरेशन पीरियड था आपका, कोई एसेट आपने होल्ड किया हुआ है 36 मंथ का, तो 36 मंथ अगर आपने होल्ड कर लिया तो वो एसेट लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। अगर वैसे कोई एसेट होगा तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपकी 36 मंथ से कम है तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट रेडी किया हुआ है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी जो अमाउंट आपको देती है, ठीक है, वो उसका वैल्यू है। तो यहाँ पे डालेंगे जो इंश्योरेंस कंपनी जो वैल्यू देगी उसको यहाँ पे डालेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में, ठीक है, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र। अगर आपने ऐसा कोई खर्चा किया है इंश्योरेंस पाने के लिए या इंश्योरेंस कंपेंसेशन रिसीव करने के लिए, आपने कोई खर्चा किया है या आपने अपनी फिक्स एसेट पे ऐसा कुछ भी खर्चा किया है, तो वो आप इसको माइनस करोगे तो आपका यहीं पे निकलेगा नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन से आप इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ये दोनों चीज़ आप माइनस करोगे। आपने इनकम टैक्स में आपने कैपिटल गेन जो इनकम अंडर कैपिटल गेन हेड में आपने कैलकुलेट किया था इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो जैसे वहाँ पे आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट किए थे वैसे यहाँ पे सिंपल वही इंडेक्शन सिस्टम यहाँ पे लागू होगा और इंडेक्शन सिस्टम लागू होके उस एसेट का वैल्यू निकलेगा और उस एसेट को आप जो इंश्योरेंस का जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट है उससे आप माइनस करोगे। अगर इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन अमाउंट ज़्यादा आएगा, ठीक है, अगर इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन अमाउंट आपका ज़्यादा आएगा तो आपका यहाँ पे निकलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन अमाउंट से आपका जो एक्विजिशन वैल्यू ज़्यादा हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस वाले आपको दे रहे हैं 10 लाख, मान लो आपकी कोई एसेट है आपने 2010 में ख़रीदा था, ठीक है, 2010 में आपने कोई एसेट ख़रीदा था जिसका वैल्यू था 1 लाख रुपीज़, ठीक है, तो उस एसेट को आपने इंश्योरेंस करवाया था। जब आपने इंश्योरेंस करवाया तो आज इंश्योरेंस कंपनी जब आपकी एसेट आज हो गया, ये आपका हो गया 2020, 10 साल इसमें हो गया 10 साल। अभी क्या हुआ, आपकी जो एसेट है वो डैमेज हो गया, आपने इंश्योरेंस करवाया था तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको यहाँ पर उसको मान लीजिए यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए यहाँ पे पेमेंट किया, 1,50,000 आपको पेमेंट किया और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र आपका कुछ नहीं है, नील है, ठीक है, तो आपका नेट कंसिडरेशन आ गया 1,50,000। अब आप जो एसेट खरीदे थे 2010 में 1 लाख रुपीज़ में, ठीक है, क्या उसकी वैल्यू आज के डेट में वही 1 लाख रहेगा? नहीं रहेगा। आप इंडेक्शन सिस्टम एप्लीकेबल करोगे, इंडेक्शन सिस्टम से आज की डेट का उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, तो जब आप इंडेक्शन सिस्टम लागू करोगे, मान लीजिए आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू आ गया 2 लाख रुपीज़, तो आपके जो इंश्योरेंस कंपेंसेशन अमाउंट है वह है आपका 1,50,000 और आपकी जो मशीन के वैल्यू हो गया वो आपका हो गया 2 लाख। तो आपका ये जो लॉस आएगा उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो 50,000 आपका लॉस आ गया। मान लो अगर इंडेक्शन कैपिटल एक्विजिशन आपका 1,30,000 आता, ठीक है, 1,30,000 आ गया, तो आपका ये 1,50,000 से 1,30,000 माइनस कर देंगे तो ये 20,000 आपका हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ में आ रहा है, ये चीज़ हो गया। तो पहले केस में हमने अगर हमारा ऐसा कोई कैपिटल एसेट है जो नॉन डेप्रिसिएबल है, ये आप ध्यान से अच्छे तरह से ध्यान रखना, आपकी यहाँ पे जो हम एसेट डिस्कस कर रहे हैं वो आपका नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है, ठीक है, इस एसेट पर हमारा कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। हमें क्या करना है, इंश्योरेंस जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब जो आपका इंश्योरेंस कंपेंसेशन अमाउंट, ठीक है, जो भी आपका इंश्योरेंस कंपेंसेशन अमाउंट मिलेगा उसमें से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का इंडेक्स वैल्यू को माइनस करना है। जो भी आपका अगर ज़्यादा आएगा तो आप उसको कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहोगे, अगर कम आएगा तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहोगे, ठीक है।
अगर वही एसेट जो आप प्लांट या मशीन अगर आपने उसको 36 मंथ से कम होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा। फिर शॉर्ट टर्म हो जाएगा तो यहाँ पे आप इंडेक्स को हटा देना। इंडेक्स आप क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स यूज होता है, शॉर्ट टर्म में आपका इंडेक्स नहीं यूज होता है। तो आपको क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेशन ट्रांसफर नेट कंसिडरेशन निकल जाएगा और उसमें से आपका सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को माइनस करना है। यहाँ पे इंडेक्शन सिस्टम लागू नहीं होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, ठीक है। और जो भी बैलेंस आएगा या वो कैपिटल गेन आ सकता है या वो कैपिटल लॉस आ सकता है, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया है, मैंने इंडेक्शन वर्ड यहाँ से हटा दिया, खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लिख दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस मेरा कैलकुलेट हो गया। केस 2 जो है हमारा वो है हमारा डेप्रीसिएबल एसेट की बात करेंगे। उन एसेट के बारे में बात करेंगे जिन एसेट के ऊपर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया हुआ है, ठीक है। तो उन एसेट के ऊपर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन। इन सच केस एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ सच कॉम्पेंसेशन शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब देखो इस केसेस में अगर आपने ऐसे कोई एसेट है जिनके ऊपर आपने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है, इस एसेट से रिलेटेड कुछ भी निकलेगा कैपिटल गेन कैपिटल लॉस वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। पहले केस में नॉन डेप्रिसिएबल के केस में ये लॉन्ग टर्म हो सकता था, शॉर्ट टर्म भी हो सकता था, वो डिपेंड करता है कि आपकी एसेट आपने कितने दिन होल्ड करके रखा है। लेकिन यहाँ पर ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही रहेगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही रहेगा। क्लियर। तो डेप्रिसिएबल एसेट के केस में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म लॉस रहेगा। तो इससे में कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर शॉर्ट टर्म रह जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपका इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन अमाउंट रहेगा वो आप पहले लिख लिया, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र जो आपकी जो एक्सपेंसेस है वो आपने यहाँ पे माइनस कर दिया तो आपकी नेट कंसिडरेशन आ गया। अब माइनस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक मतलब जिस ब्लॉक से आपका एसेट है। आपको पता है जब हम एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ब्लॉक वाइज कैलकुलेशन करते हैं, मतलब एक कैटेगरी ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका एसेट जो भी ब्लॉक से लाइज कर रहा होगा, आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट में हर एक ग्रुप का अलग से रेट प्रेस्क्राइब किया गया है, ठीक है। उस रेट के अनुसार हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे और उस ब्लॉक की जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू है वो माइनस करेंगे। अगर इसमें से डेप्रिसिएशन का जो रिटर्न डाउन वैल्यू अगर कम आया, नेट कंसिडरेशन से रिटर्न डाउन वैल्यू अगर कम आएगा तो हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अगर हमका रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक का ज़्यादा आ जाएगा तो ये लॉस में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ बस याद रखना है कि अगर हमारा एसेट डेप्रिसिएबल है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन किया जाएगा और जब हम नेट कंसिडरेशन से माइनस करेंगे तो एसेट का जो ब्लॉक ऑफ द एसेट है उसका जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू आता है एसेट की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो उससे हम फिर देख अगर हमारा पॉजिटिव फिगर आया तो हम उसको कैपिटल गेन कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। अगर हमारा ये नेगेटिव फिगर आएगा तो हम उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहेंगे, ठीक है। अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिया है। पहला था हमारा स्टॉक इन ट्रेड और सेकंड हमारा हो गया फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, अगर हमारा स्टॉक इन ट्रेड है तो कोई भी इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन अमाउंट रिसीव होगा तो वो बिजनेस इनकम होगा, ठीक है। अगर हमारा फिक्स्ड एसेट है तो हमें देखना पड़ेगा जो हमारा फिक्स्ड एसेट है वो कैपिटल एसेट है या वो कैपिटल एसेट नहीं है। अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो हमारा इनकम नहीं है, वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो गया। अगर वो कैपिटल एसेट है फिर हमको देखना पड़ेगा कि वो एसेट इंश्योरेंस में कवर है या इंश्योरेंस में कवर नहीं है। अगर इंश्योरेंस में कवर नहीं है तो डिस्कशन से बाहर है। अगर इंश्योरेंस में कवर है फिर हम वहाँ पे 2 चीज़ देखेंगे कि हमारा जो एसेट है, ठीक है, क्या वो डेप्रिसिएबल है या वो नॉन डेप्रिसिएबल है। अगर हमारा एसेट नॉन डेप्रिसिएबल है, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम इंडेक्शन सिस्टम लागू करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम इंडेक्शन सिस्टम लागू नहीं करेंगे। अगर हमारा एसेट डेप्रिसिएबल हो गया
तो हम रिटन डाउन वैल्यू माइनस करेंगे, वहाँ पे इंडक्शन सिस्टम लागू नहीं होगा और जो भी हमारा कैपिटल गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट, जो इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन रिसीट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। जैसे कि मैंने बताया था, अगर कभी हमारा डैमेज हो जाता है, जो हमारे फिक्स एसेट डैमेज हो जाते हैं, इससे हमारे बिजनेस को काफ़ी नुकसान है। जैसे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है, रेंट देने पड़ते हैं, सैलरी देनी पड़ती है, या हमारी जो लाइटिंग का खर्चा है वो सब देने पड़ते हैं। तो अगर ऐसे कोई खर्चा हमारा होता है तो उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉलिसी इंश्योरेंस में करते हैं जिनको हम कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। उस पॉलिसी का नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो इस तरह से अगर हमने कोई पॉलिसी कर रखा है अपनी बिजनेस में, और हमारा जो मशीन है या हमारा जो प्लांट है, मशीन जो हमारा डैमेज हो गया है, जिसके चलते हमारा 15 दिन से हमारा काम रुक गया है और हमारे जो खर्चा है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गया है, तो इस तरह से पॉलिसी में वो खर्चा, वो कॉम्पेंसेशन अमाउंट हमारा कवर हो जाता है। ठीक है, सच इंश्योरेंस कवर द फॉलोइंग, ये पॉइंट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सच इंश्योरेंस कवर द फॉलोइंग: लॉस ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ द बिजनेस, कोई काम में जो रुकावट हो गया उससे कोई लॉस होता है आपका। ठीक है, आपने सही टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बना पाए और कहीं पे आप जो किसी को मीट किया था, कमिटमेंट दिया था कि हमारा प्रोडक्शन वहाँ पे चला जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया, फिर उससे आपकी काफ़ी लॉस हो गया। पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, रेंट, लाइटिंग, इंक्रीज्ड वर्किंग एक्सपेंसेस, और इससे आपकी वर्किंग एक्सपेंसेस जो है वो भी आपका इंक्रीज हो गया। ऐसे अगर आपको कोई भी लॉस है उसका अगर भरपाई होता है तो हम उसको इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन रिसीट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। इन सच केस में तो हमारी जो भी हम पैसा रिसीव करेंगे, जो भी हम इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन अमाउंट रिसीव करेंगे, उसको हम एज ए बिजनेस इनकम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, इस केस में अगर कुछ भी पैसा हम इंश्योरेंस कंपेंसेशन अमाउंट के तौर पे रिसीव करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, तो हम उसको बिजनेस इनकम के जैसे ट्रीटमेंट करेंगे और पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट हो गया इंश्योरेंस कंपेंसेशन रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। मैंने बताया था, अगर मैंने अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई इंश्योरेंस किया हुआ है, जो मेरा कीमैन है या कोई एम्प्लॉयज है, अगर मेरा एम्प्लॉय कल उनका कोई डेथ हो जाता है या मेरे एम्प्लॉय मेरे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर जाते हैं, तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी किया हुआ है, तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से एक कंपेंसेशन अमाउंट रिसीव होती है। तो ये जो अमाउंट रिसीव हुआ हम इसको बिजनेस इनकम कहेंगे और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक फोर्थ पॉइंट हमारा डिस्कशन हो गया। हमने 4 पॉइंट को अच्छे तरह से समझ लिया, कहाँ पे कौन सा चीज़ को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इससे कौन से केसेस हैं जहाँ पर हमारा कॉम्पेंसेशन अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी जिन 4 केसेस कर लिए कि 4 केसेस में हमारे से जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट मिलेंगे, कहीं पे बिजनेस इनकम होते हैं, कहीं पे कैपिटल गेन होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इससे कौन से केसेस हैं जहाँ पर हमारे इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन का जो भी अमाउंट है, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। जैसे पहला केस है थेफ्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपकी कोई भी फिक्स एसेट थेफ्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है, ठीक है, अगर आपकी कोई फिक्स एसेट चोरी हो जाती है और आपको इंश्योरेंस कवरेज, आपने उस एसेट का इंश्योरेंस किया था, अब आपको आपको इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पेंसेशन अमाउंट रिसीव होगा। ठीक है, आप उसको कैपिटल गेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर 45(1)(a) एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि थेफ्ट आपका 45(1)(a) में नहीं है, कवर नहीं होता है, कंडीशंस में नहीं है। वहाँ पे सब कुछ है, साइक्लोन है, आपका जो अर्थक्वेक है, ऐसे सारे एनिमी ऑफ द वॉर है, ये सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे थेफ्ट कहीं पे नहीं है, इसीलिए आपका 45(1)(a) एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अगर 45(1)(a) एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर आपका कैपिटल गेन हो ही नहीं सकता। तो अगर इस केसेस में अगर आपकी कोई फिक्स एसेट चोरी होती है और आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी कंपेंसेशन अमाउंट मिलता है, तो वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा, वो सिंपली एग्जम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, वो आप कैपिटल गेन में उसको टैक्सेबल नहीं कर सकते, वो आपका एग्जम्प्टेड है। सेकंड है
डिस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन अकाउंट ऑफ रोड एक्सीडेंट, ये भी तो 45(1)(a) में कवर नहीं है रोड एक्सीडेंट। अगर रोड एक्सीडेंट 45(1)(a) में कवर नहीं है तो आप उसको कैपिटल के उस 45(1)(a) का जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पे सेक्शन है वो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते। अगर 45(1)(a) आप सेक्शन एप्लीकेबल नहीं कर सकते तो इससे रिलेटेड कोई भी इनकम होगा या आपकी जो भी इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट होगा आप उससे कैपिटल गेन कैसे कहोगे? तो आप इसको कैपिटल गेन इनकम कह ही नहीं सकते, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्टेड हो गया। तो ये दो जो इनकम है, जैसे एक हो गया फिक्स एसेट का थेफ्ट हो जाना या आपका रोड एक्सीडेंट में कोई एसेट आपका नुकसान हो जाना, ऐसे केसेस में अगर इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट कुछ रिसीव होता है तो ये कैपिटल गेन नहीं होगा, ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अब बात करेंगे टैक्स प्लानिंग के। अब देखो टैक्स प्लानिंग करना है हमें समझ में आ गया हमारे जो इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट है किन किन केस में ये बिजनेस इनकम हो जाएंगे, किन किन केस में ये कैपिटल गेन हो जाएंगे और ऐसे कौन से केसेस में ये एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं। अब जो हमारे बिजनेस इनकम है, जो हमारे कैपिटल गेन है, तो उसको कैसे कम करेंगे, टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे ताकि हमारा जो कैपिटल इनकम है, जो भी हमारा बिजनेस इनकम है वो कम कैसे हो। इसके लिए हम क्या टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं? तो हमारे पास इसके रिलेटेड दो प्लान्स हैं, ठीक है। एक है आपका रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू डेप्रिसिएबल एसेट। पहला कह रहा है अगर, यहाँ पे अच्छी तरह से समझना, अगर आपका एसेट फिक्स्ड एसेट है, कैपिटल एसेट है और डेप्रिसिएबल एसेट है, ठीक है, और उस केसेस में आपका क्या निकलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकलता है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एक नए एसेट परचेज कर लेना है उसी ब्लॉक का, ठीक है। उससे क्या होगा, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा और रिटर्न डाउन वैल्यू बढ़ जाने से वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका फिक्स्ड एसेट कैपिटल एसेट है, ठीक है, और डेप्रिसिएबल एसेट है और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, उसी साल उसी ब्लॉक से और एक एसेट नया खरीद लेना है। अगर आप नया एसेट खरीद लोगे, जो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगा, बढ़ जाने से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में शो करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इनकम है उसको वो आपका हट गया, तो आप उससे आपको कोई इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। पहला प्लान है। सेकंड प्लान क्या है, अगर आपकी कोई फिक्स एसेट रिपेयर हो रहा है, ठीक है, आप मतलब पूरा डैमेज मतलब आपका पूरा डिस्पोज नहीं हो रहा है, वो रिपेयर कर रहे हो, आपका कोई फिक्स एसेट है वो डैमेज हो गया और आप उसको रिपेयर कर रहे हो, रिपेयर का पैसा इंश्योरेंस कंपनसेशन से मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो भी इंश्योरेंस कंपनसेशन है। तो अगर आप उसको रिपेयर चार्ज दिखाओगे, ठीक है, आप उसको रिपेयर अमाउंट कहोगे तो उस पर भी आपका इनकम टैक्स नहीं लागू होगा, क्योंकि उसको हम कैपिटल गेन नहीं कह सकते। एनी अमाउंट जो भी आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलेगा इन बिहाफ ऑफ रिपेयर ऑफ द मशीन, रिपेयर ऑफ द एसेट्स, ठीक है, आप उसको एज ए इनकम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वो आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। तो आपके पास दो प्लान हो गए, या अगर आपका डेप्रिसिएबल एसेट है तो उसी ब्लॉक से आप नए एसेट परचेज कर लो, या आपकी जो इंश्योरेंस कंपनसेशन अमाउंट है आप उसको एज ए रिपेयर प्रेजेंट कर सकते हो, तो आप इसे रिपेयर प्रेजेंट कर लो, तो उसी एसेट के ऊपर रिपेयर प्रेजेंट कर लोगे तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं लगेंगे। तो इसी के साथ आज का चैप्टर ये कंप्लीट होता है, तो आप इसे अच्छे तरह से पढ़ लेना और हो सके तो इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से रिवाइज करके देख लेना। तो मेरे ख्याल में चैप्टर बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो, थैंक यू।